हाय, आई एम चंदन एंड यू ऑल आर वेलकम इन द स्टूडेंट रूम। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। फर्स्ट इधर देखो, मैंने लिख के रखा है पहले गुड्स कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर? जनरली टू टाइप्स का होता है, मूवेबल और इमूवेबल। लेकिन वो लिखा है इंटेंजिबल, वो मूवेबल का ही एक पार्ट है, इंटेंजिबल गुड्स। तो स्पेशली मूवेबल और इमूवेबल दोनों टाइप्स का गुड्स होता है। मूवेबल गुड्स किसको बोलते हैं? द मूवेबल गुड्स व्हिच कैन बी इजीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको मूवेबल गुड्स बोला जाता है। और इमूवेबल गुड्स इज द गुड्स व्हिच कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको इमूवेबल गुड्स बोला जाता है। मूवेबल में आता है अगर आपके पास कोई भी मूवेबल गुड्स है, कोई भी मूवेबल गुड्स है। मूवेबल गुड्स मतलब ये पेन मूवेबल, मैं मेरे साथ भी लेके जा सकता हूँ, किधर भी लेके जा सकता हूँ, ये मूवेबल गुड्स है, समझा? तो मैं मूवेबल गुड्स का क्या कर सकता? एक तो मैं सेल कर सकता, या तो प्लेज कर सकता, या तो लीज, या तो गिफ्ट कर सकता किसी को। अगर मैंने सेल किया, मूवेबल गुड्स की अगर सेल किया तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932 के अंदर आ जाता है। अगर मैंने मूवेबल गुड्स को प्लेज किया तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आ जाता है। और अगर मैंने मूवेबल गुड्स की लीज या तो गिफ्ट किया किसी को तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर आ जाते हैं, समझे आपको? देन आता है इमूवेबल गुड्स ना। इमूवेबल गुड्स इज द गुड्स व्हिच कांट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इमूवेबल गुड्स की कुछ भी करो, चाहे आप सेल करो, मॉर्गेज करो, लीज करो, गिफ्ट करो किसी को, सर वो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर ही आता है, समझो आपको? ये मैंने लिख के रखा है, ये देखो, ये मैंने लिख के रखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर ही आता है, समझा? अब ये पॉइंट को ध्यान से सुनो कि अगर मूवेबल गुड्स का सेल होता है तो वो जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। और अगर इमूवेबल गुड्स का सेल होता है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर जाता है, समझा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता है तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आता है। ये समझाना था आपको, तो समझ गया आशा करता हूँ। देन आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स का इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन ये कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो आया ना वो आपकी इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में। और इंडिया में आया कब? 1930 में। तो मतलब जब ब्रिटिश थे तभी आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंडिया में। लेकिन आपको पता नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में नहीं आया है इंडिया में, ये आया है 1872 में आया है इंडिया में। मतलब इससे भी बहुत साल पहले आया है। कैसे था वो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ आता था पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन उसको 15 मार्च 1930 को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब अलग कर दिया गया उसको, ठीक है? और उसका नाम दे दिया गया इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बट द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 shall come into force on 1st जुलाई 1930। 1st जुलाई से come into force हुआ है, वो इंट्रोड्यूस हुआ है 15 मार्च 1930 को, लेकिन 1st जुलाई 1930 को come into force है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ओके। लेकिन 1963 में फिर से अमेंडमेंट आया और ये जो इंडियन वर्ड है ना, इंडियन, ये इंडियन वर्ड को भी ओमिटेड कर दिया गया और इसका नाम सिर्फ कर दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अभी जो करेक्टली है इसको बोला जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लेकिन 1963 से पहले इसको बोला था द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है ना दोस्त, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया जम्मू एंड कश्मीर से, तब से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की मतलब अभी करंटली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, दिस एक्ट may be called sales of goods act 1930 and इधर it extend to the whole of India, समझा। देन नीचे क्या है, it shall come into force on the first day of July 1930, ठीक है, ओके। देन आते हैं, तो आपको समझ में आ गया। देन आते हैं लॉ की तरफ, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, पहले वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट सेल की दोस्त, सेल क्या होता है? सेल क्या होता है? सेल ये कि टाइपिकल बार्गेन बिटवीन द बायर एंड सेलर, मतलब बायर और सेलर उनके बीच में टाइपिकल बार्गेन, सिर्फ बार्गेन नहीं है, टाइपिकल बार्गेन। क्यों, मैं आपको समझाता कि जैसे फैमिली में से मैं गया एक पैंट खरीदने के लिए दुकान में, मेरे को बोले 350 रुपये का है, मैं उसको कितना कम करवाऊंगा, डिस्काउंट देके हुए 320, ठीक है बोल, तो 320 में दे दे, वो 320 में दे दिया। लेकिन अगर आपकी मम्मी जाता है ना, उसी पैंट को मम्मी को बोलेंगे 350, लेकिन मम्मी लेके आएंगे 120 में, इसलिए इसको टाइपिकल बार्गेन बोला जाता है, समझा। सबके घर में होता ही है। लेकिन सेलर, अब आता है सेलर। सेलर क्या होते हैं? सेलर मतलब हु सेल और द पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल क्या गुड्स टू अनदर पर्सन, मतलब द पर्सन हु सेल, द पर्सन हु सेल जो बेचेगा या तो एग्री टू सेल, सेल के लिए एग्री होगा, एग्री टू सेल गुड्स टू अनदर पर्सन, कोई दूसरा व्यक्ति को, उसको सेलर बोला जाता है, ठीक है। बायर, बायर क्या होता है ना, द पर्सन हु बाइज और एग्री टू बाय द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन, दैट इज बाय। बायर, सॉरी बायर, बायर क्या है ना, हु बाइज और एग्री टू बाय द गुड्स, हु बाइज मतलब खरीद लिया, या तो एग्री टू बाय, खरीदने के लिए एग्री हो रहा है, क्या गुड्स बिलोंगिंग टू अदर पर्सन, बिलोंगिंग टू अदर पर्सन मतलब इधर लिखा ना अदर पर्सन, अदर पर्सन मतलब सेलर, बिलोंगिंग टू अदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स पैसा, पैसा देके, पैसे के बदले में आपको गुड्स मिल रहा है, दैट इज बायर। देन आता है गुड्स, गुड्स का डिफिनेशन, गुड्स सेक्शन 27 में है, गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, दोस्त एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, इनको छोड़ के एवरी काइंड ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर, आपको मैंने पहले ही बोला कौन सा गुड्स आता है, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल नहीं, इसलिए इधर भी लिखा गया है गुड्स की डेफिनेशन में सेक्शन 27, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, मनी मतलब करेंसी, जो आपके आप मैं यूज करते हो कुछ भी चीज खरीदने के लिए, वो करेंसी को छोड़ के और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सारे गुड्स है, बट इंक्लूड्स क्या है ना, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रॉस, देन ग्रास, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया मैंने, ग्रास, देन थिंग्स अटैच्ड टू, इधर लिखा है, हाँ, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्री टू सर्व्ड बिफोर द सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब थिंग्स कोई भी चीज अटैच्ड टू, अटैच्ड है किसके साथ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जमीन के साथ, और उसको जमीन के साथ, व्हिच आर एग्री टू सर्व्ड बिफोर सेल, व्हिच आर एग्री टू सर्व मतलब एग्री कर लिया सर्व करने के लिए बिफोर सेल, सेल के पहले, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, समझे आपको। देन कुछ नोट्स है इसका, हम देख लेते वो। नोट नंबर 1, अंडर इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ स्टॉक एंड शेयर्स आर नॉट गुड्स, इंग्लिश लॉ के मतलब, इंग्लिश लॉ के तहत ये बोला गया था कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक एंड शेयर्स आर नॉट गुड्स बट इट इंक्लूड शिप्स, उन लोगों ने बोला भाई स्टॉक एंड शेयर्स जो है वो गुड्स नहीं है, इंक्लूडिंग शिप्स, बट इट इंक्लूड शिप्स, समझा। इंटेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल गुड्स लाइक, इंटेंजिबल गुड्स कौन सा होता है ना, जो नहीं दिखता,
दिखता नहीं है लेकिन वो गुड्स है। क्या? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इलेक्ट्रिसिटी आर इंक्लूडेड इन द गुड्स अंडर सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देन आता है थर्ड, मनी इंक्लूडेड, मनी इंक्लूड करंट मनी, मतलब जो मैंने अभी बोला करंट मनी को इंक्लूड करते हैं मनी, लेकिन ओल्ड मनी नहीं। ओल्ड मनी जैसे एंटिक चीज हो गया, व्हिच बी सोल्ड और परचेज। मनी इंक्लूड ओनली करंट मनी सिर्फ गुड्स नहीं है, लेकिन जो मनी पहले था, जैसे पहले क्या था ना 500,000 का नोट, वो भी एंटिक चीज बन गया ना अभी एंटिक, क्योंकि वो चलता ही नहीं है। पहली जमाने की जो ओल्ड मनी था, राजा रानी उस जमाने की, अभी कुछ एंटिक चीज मिलता है ना, वो करोड़ों में बिकता है, बिकता है मतलब करोड़ सौ रुपीस में बिकता है, तो वो भी गुड्स है, वो मनी गुड्स है, समझा। देन एक्शनेबल क्लेम, अभी बोला ना एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन, व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन। एक्शन मीन्स शूट, कोर्ट में जाके एक्शन करती है तो लॉ, मतलब कुछ भी तरीके से। एक्शनेबल क्लेम मीन्स क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन, जैसे सूट फॉर डेब्ट, इंटरेस्ट एक्यूर्ड और रेंट ड्यू, समझा आपको, ये होता है एक्शनेबल क्लेम। देन आता है गुड्स व्हिच आर एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये कहना है एग्जिस्टिंग गुड्स, सॉरी एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है। existing goods is the goods which are existence at the time of contract of sale, that is called existing goods। सर आप जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना दोस्त, उसी टाइम आपके पास एग्जिस्ट करता है वो गुड्स, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। जैसे आप 1 किलो आलू खरीदने के लिए गए मार्केट, उनके पास, मार्केट वाले के पास आलू रहेगा तभी तो आप आलू खरीदोगे ना उसके पास से, उसके पास आलू एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप जाके बोलोगे भाई आलू दे दे 1 किलो मेरे को, नहीं तो आप क्या खाक लेके आओगे, आलू नहीं है आप उसको बोलोगे आलू दे दो, नहीं ना, ऐसा नहीं। वो एग्जिस्टिंग गुड्स है, गुड्स व्हिच आर एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, समझा। देन आता है फीचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स नॉट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब द गुड्स व्हिच आर नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप जिस टाइम सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिए उस टाइम वो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो होता है फ्यूचर गुड्स। वो फ्यूचर एग्जिस्ट करेगा कब, फ्यूचर में एग्जिस्ट करने वाला है वो फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं है। अगर अभी होता तो वो एग्जिस्टिंग गुड बन जाता, फ्यूचर में आएगा इसलिए वो फ्यूचर गुड्स है, समझा। लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी बन जाता है प्रेजेंट में, लेकिन वो गुड्स आएगा फ्यूचर में। एग्जाम्पल गुड्स व्हिच आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको 100 किलो मैंगो चाहिए, मेरी मैंगो की फार्म है, सोचो मेरी मैंगो की फार्म से आपको 100 किलो मैंगोज चाहिए। आप दिसंबर के महीने में आए, बोले दोस्त मेरे को 100 किलो मैंगो चाहिए, मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं है, अभी आम आएगा, फ्यूचर में आने वाले ना आम, अभी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसको 100 किलो मैंगो चाहिए। कब चाहिए, आम की सीज़न में, जब मैंगो आएंगे पेड़ पे, मैंगो की सीज़न में चाहिए उनको, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी हो जाता है, अभी कर लिया उनको, तब जाके मैं आम की सीजन में उनको 100 किलो मैंगोज दूंगा, समझा आपको। ये होता है फ्यूचर गुड्स। देन आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। भाई गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं, पहले है एग्जिस्टिंग गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स में फर्स्ट जो टाइप्स है वो है एग्जिस्टिंग गुड्स। आपको देखा ना आपने, एग्जिस्टिंग गुड्स मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं दोस्त एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में पहला टाइप क्या है, एसरटेन गुड्स। दोस्त एसरटेन गुड्स, आप मैं जो बोल रहा हूँ ना एसरटेन का मतलब क्या होता है, वो जो होता है ना सर वही होता है एसरटेन गुड्स। क्या होता है मैं दिखाता हूँ। गुड्स आइडेंटिटी, the goods identified in accordance with agreement। goods identified in accordance with agreement मतलब goods जो है वो identified होता है कब, in accordance with agreement।
आफ्टर ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्जाम्पल वेट, मेजरमेंट, कैलकुलेटिंग प्राइस एटसेट्रा। मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। असर्टेन गुड्स मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के टाइम आपने आइडेंटिफाई कर लिया गुड्स को, समझा। एंड आफ्टर ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, तो इसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। जैसे मैं गया मार्केट में और मैंने एप्पल देखा, बोला सर एप्पल कितने, एप्पल, वो सिर्फ एप्पल ही बेच रहा है, ठीक है। मैं मार्केट में गया और एक आदमी को देखा सिर्फ एप्पल बेच रहा है। मैंने बोला 2 किलो, मैं बोला सर एप्पल कितने करके, बोले 100 रुपये किलो है। मैं बोला 2 किलो डाल दे, उसने 2 किलो मेरे को एप्पल दे दिया। वो असर्टेन गुड्स है, वो सिर्फ एप्पल ही बेच रहा था दोस्त, वो कोई और नहीं बेच रहा था, कुछ और नहीं बेचा, एप्पल बेच रहा था। मैंने बोला 2 किलो एप्पल दे दे। गुड्स तो मेरे को दिख रहे हैं ना, असर्टेन गुड्स है वो, समझे। आपको दिन आता है अनअसर्टेन गुड्स। एक मिनट, बहुत डिस्टर्ब करता है। अनएसर्टेन्ड गुड्स, अनएसर्टेन मतलब जो एसर्टेन नहीं है वो अनएसर्टेन गुड्स है, क्या ना। गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाई ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। गुड्स आइडेंटिफाई कैसे, आइडेंटिफाई करा जाएगा गुड्स को कैसे, ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। या तो गुड्स की डिस्क्रिप्शन देके या तो उसकी सैंपल देके, बट नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्री अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बट नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्री, बट समझो, बट नॉट आइडेंटिफाइड और एंड एग्री मतलब आइडेंटिफाइड भी नहीं होगा और एग्री भी नहीं होगा। कब, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम। समझे आपको, इसको बोलते हैं अनएसर्टेन गुड्स। मैं एग्जांपल देता, मैं गया फिर से बाजार मार्केट गया एप्पल खरीदने के लिए। तो मैंने बोला दोस्त एप्पल कितने करके हुए, उन्होंने बोला सर ये वाला एप्पल 150 रुपये किलो है, ये वाला एप्पल 200 रुपये किलो है, ये वाला 250 मतलब 250 रुपये किलो है। उसने मेरे को एक एक एप्पल दिया खाने के लिए, बोले तू खा के देख, उसके बाद मेरे को बोलना कौन सा लेना है। पहले मैंने 150 वाला, उसके बाद 200 वाला, उसके बाद 250 वाला, 3 एप्पल खा लिया। उसके बाद जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो एप्पल खरीदूंगा। वो होता है अनएसर्टेन गुड्स। मेरे को पहले पता नहीं था कि गुड्स क्या है, मेरे को सैंपल दिया उसने, मैंने सैंपल देखा, सैंपल को टेस्ट किया, उसके बाद मैंने गुड्स खरीदा। वो होता है अनएसर्टेन गुड्स, समझा। देन आता है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स, the goods which are identified and agreed upon at the time when contract of sale has been made. एक मिनट दोस्त, specific goods, the goods which are identified and agreed, the goods which are identified and agreed मतलब goods which, goods जो identified and agreed upon at the time when contract of sale has been made। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड बनता है उसी टाइम उस गुड्स को आइडेंटिफाइड किया तुमने, वो होता है स्पेसिफिक गुड्स, समझा। ओके, मैं समझता हूँ, कुछ समझ गया, नहीं तो एक बार और बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं पूरा एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद रिवाइज कर लूँगा फिर से एक बार। देन आता है फीचर गुड्स। फीचर गुड्स क्या है दोस्त, फीचर गुड्स मीन्स गुड्स व्हिच आर नॉट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, समझा। व्हिच आर नॉट एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, वो फ्यूचर गुड्स है। लेकिन बट विल बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर्ड इनटू। मतलब अब जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो दोस्त, वो टाइम वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो होता है। और बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद आपने वो गुड्स मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, एक्वायर्ड कुछ भी कर दिया, फ्यूचर गुड्स है। फ्यूचर में आप देने वाले हो, लेकिन उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी हो गया। ये मैंने लिखा है, जो एग्जाम्पल दिया ना इधर, वही लिखा है। फार्मर, एक फार्मर हैविंग मैंगो ट्रीज, एक फार्मर के पास वो सिर्फ आमी मतलब आमी उगाता था, आम का ही बिजनेस है उसका। तो एक बायर आता है, बायर गोज एंड टेल हिम सेल इज मैंगोज टू हिम ड्यूरिंग दी
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, मतलब वो दिसंबर की महीने में गया और उनको बोला सर मेरे को मैंगो चाहिए इतना किलो, मैंने बोला 100 किलो मैंगो चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वहाँ पे हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर्ड बट गुड्स नॉट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो दिसंबर में ही हो गया, लेकिन आम आपको कब मिलने वाला है, आम मिलने वाला है मैंगोज इन दी केस विल बी प्रोड्यूस इन दिस सीजन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, जब मैंगोज की सीजन आएगा तब मैंगो मिलेगा आपको, ये होता है फ्यूचर गुड्स। उसके बाद आता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। दोस्त कॉन्टिंजेंट गुड्स क्या होता है, कॉन्टिंजेंट गुड्स मतलब when the goods when acquisition of goods depend upon happening of future uncertain event, such goods are known as contingent goods। समझा, contingent goods means the goods which depend on, मतलब which depend on the future uncertain event, वो होता है contingent goods। एक बार और इधर क्या लिखा है ना, goods when acquisition of goods depend upon happening of future uncertain event, goods depend upon happening of future uncertain event, such goods are known as contingent goods। future uncertain event के ऊपर डिपेंड है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वो होता है contingent goods। एग्जाम्पल क्या है ना, इधर हम आम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मैंने आम का दिया था वो भी ले सकते हैं। इधर एक न्यू एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वो देखो, एक फिशरमैन, मतलब एक फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं, तो वो एग्री टू सेल 20 फिशेस ए डे टू बायर, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया भाई, वो एक बायर को हर दिन एग्री टू सेल 20 फिशेस ए डे, एक दिन के मतलब दिन ख़त्म होने के बाद एक दिन में 20 माछ देने वाले, पहले ही माछ पकड़ने पर, मछली मतलब जो फिश होता है ना, वो पकड़ने से पहले ही मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर कॉन्टिंजेंट गुड्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फिशेस विल बी कैचेस, लेकिन उसने बोल दिया ठीक है मैंने 20 मतलब 20 जो भी मछली है ना वो दे देंगे, लेकिन कब, अगर वो 20 मछली पकड़ पाए तो ही देंगे ना, नहीं तो कहाँ से देंगे दोस्त, वो होता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। ये फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड है, समझा आपको। अगर 20 मछली उन्होंने एक दिन में पकड़ पाया तो ही 20 मछली देंगे, नहीं पकड़ पाए तो कहाँ से देंगे, नहीं देंगे। ये होता है कॉन्टिंजेंट गुड्स। देन आता है ये कॉन्टिंजेंट गुड्स, क्या होता है ना दोस्त, ये फ्यूचर गुड्स का एक पार्ट है, ठीक है। देन आता है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब गुड्स जो है वो गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ओके। ये व्हेन गुड्स are in such condition that the buyer would be bound to take delivery of the goods, मतलब गुड्स इस हालत में है, इस पोजीशन में है जिस पोजीशन में बायर would bound to take the delivery, इस हालत में है जो बायर डिलीवरी लेने की तैयारी में है, उस सिचुएशन में है, वो है गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, समझो। गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है ना, जब अमेजोन वाला आपने अमेजोन से कुछ भी खरीद लिया, आता है ना, अमेजोन से कुछ भी खरीद लिया, वो आता है कैसे आता है, ट्रांसपोर्ट होके डिलीवरी आता है आपकी। जब डिलीवरी आता है ना आपके सामने, तो वो होता है गुड्स एट डिलीवरेबल स्टेट, समझा। व्हेन गुड्स आर इन सच कंडीशन दैट द बायर वुड बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स। एक एग्जांपल है, once ascertained apple packed to the buyer is bound to take, मतलब आपने जो एप्पल खरीदने के लिए गए थे मार्केट में, मैंने गया था, मैं गया था एप्पल खरीदने के लिए गया था जो मार्केट में, दोस्त वो एप्पल जो 2 किलो मैंने एप्पल लिया था, जब वो पैक कर दिया वो आ गया डिलीवरेबल स्टेट में, आ गया पैक कर दिया, मतलब अब एप्पल को तो पूरा 2 किलो एप्पल, मतलब आपके पास कितना एप्पल होगा, 2 किलो एप्पल मतलब 10-15 एप्पल हो जाएगा, सोचो। तो वो आप हाथ से तो उठा के नहीं ला सकते उसको, जब पैक्ड कर दिया वो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया, वो होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 22 आता है, होता है क्या है ना, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इसमें क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स में क्या लिखा है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या होता है,
द गुड्स व्हिच आर वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन ट्रांसफर होता है, पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन, मतलब वन पर्सन मतलब पहले किसके पास था, सेलर के पास था, वन पर्सन टू अनदर। अब डिलीवरी होगा तो किसके पास आएगा, बायर के पास आ जाएगा, मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट ये होता है क्या ना, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, सेक्शन 2 याद रखिए। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, देन आता है फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी की कितने फॉर्म्स हैं, डिलीवरी गुड्स की डिलीवरी है दोस्त, ये कोई और डिलीवरी नहीं है। फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी तो मतलब अब देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्म्स है डिलीवरी का। फर्स्ट है एक्चुअल, या तो फिजिकल डिलीवरी, मतलब मैंने एप्पल खरीदा, वो एप्पल मेरे को हाथ में दे दिया पैक्ड करके, एक्चुअल डिलीवरी हो गया, फिजिकल डिलीवरी हो गया आमने सामने। द गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड टू बायर, ये होता है एक्चुअल डिलीवरी। आपने जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम, मतलब आपके सामने आपको हैंड ओवर कर दिया गुड्स की फिजिकली, वो होता है एक्चुअल डिलीवरी, है तो फिजिकल डिलीवरी। देन आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी या तो डीम्ड डिलीवरी। क्या होता है ना कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, द गुड्स इन व्हिच द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन, मतलब गुड्स की ओनरशिप पहले ट्रांसफर कर दिया लेकिन पोजीशन नहीं, विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, समझा क्या ना, गुड्स इन व्हिच द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन, समझा। एक एग्जांपल है इसका, ये एक्स जो है दोस्त ये सेलर है और ये वाई जो है ये बायर है, ओके। तो एक्स ने बोला वाई को, तेरे को, वाई आया एक्स के पास, बोला सर मेरे को गाड़ी खरीदना है, कार लेना है मेरे को। एक्स बोला ठीक है तेरे को कार लेना है ना, तो मेरे शोरूम से ले ले तू। एक्स बोला मेरे शोरूम से ले ले, वाई को बोले ठीक है। वाई ने पैसा दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब कार जब लेने की बारी आया, एक्स ने बोला दोस्त मेरे पास तो कार नहीं है, ये मैंने वेयर हाउस में रखा है, जेड की वेयर हाउस में रखा है कार, डिलीवरी तेरे को वहां से होगा, इधर से नहीं, समझा आपको। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। डिलीवरी कहाँ से हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक्स और वाई के बीच में, इधर एक्स है वाई बायर है, लेकिन डिलीवरी कौन कर रहा है आपको, डिलीवरी जेड कर रहा है। डिलीवरी किसको करना था, एक्स को करना था, लेकिन एक्स ने नहीं किया क्योंकि एक्स के पास गुड्स का पोजीशन नहीं है, ओनरशिप है सिर्फ, ओनरशिप वाई ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पोजीशन कौन ट्रांसफर कर रही था, जेड, जेड के वेयर हाउस में गुड्स है। ये होता है कॉन्टिंजेंट, सॉरी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, समझा आपको। देन आता है सिंबॉलिक डिलीवरी। दोस्त सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है, डिलीवरी ऑफ थिंग्स इन टोकन, मतलब डिलीवरी कैसे होगा, टोकन में कर रहे हो तुम, या तो ट्रांसफर ऑफ समथिंग लाइक हैंडलिंग ओवर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल और कीज, मतलब आप डिलीवरी तो कर रहे हो गुड्स की, लेकिन कैसे कर रहे हो, टोकन के थ्रू, ये तो टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, ये तो कीज के थ्रू। हम एग्जांपल देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देन क्या, यूजुअली गुड्स व्हिच आर फुल्ली एंड अच्छा, यूजुअली गुड्स व्हिच आर बल्की एंड इनकेपेबल ऑफ एक्चुअल डिलीवरी आर ट्रांसफर्ड बाय सिंबॉलिक डिलीवरी। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं कि सिंबॉलिक डिलीवरी होता क्या। वही एग्जांपल कि एक सेलर है कार का, वाई बायर है, वाई ने बोला सर मेरे को कार खरीदना है एक्स के शोरूम में आके, एक्स बोला ठीक है तेरे को जो पसंद है तू ले ले। एक्स ने बोला, वाई ने पैसा दे दिया, जितना भी इसका कंसिडरेशन है वाई ने दे दिया एक्स को। एक्स ने उसके बदले में क्या दिया वाई को, कार की चाबी दे दिया, कार की चाबी दिया ना वाई को, तो कार की चाबी उसको हैंड ओवर कर दिया, मतलब गाड़ी दे दिया, मतलब गाड़ी का डिलीवरी हो गया, कार का डिलीवरी हो गया। कैसे हुआ ना, की तरफ से की देके हुआ, वो देते हैं ना आप लोग जब कार खरीदते हो, इतना बड़ा चाबी इतना बड़ा की आते हैं, ऐसे देते हैं, फोटो वोटो लेते हैं, तो वो होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, समझा आपको। देन आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और एक सिंबॉलिक डिलीवर, और मतलब और कैसे हो सकता है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स।
जैसे आपको नागपुर से लेके कोलकाता तक के कोई भी गुड्स डिलीवर करना है, ठीक है, रेलवे से ट्रांसपोर्ट करना है, तो दोस्त आपने जब रेलवे की अथॉरिटी को आपकी गुड्स दे दिया तो उन्होंने आपको क्या देता है, रेलवे रिसिप्ट देता है, रेलवे रिसिप्ट देता है ना। अब वो रेलवे रिसिप्ट लेके जाते हो आपको कोलकाता, कोलकाता आप चले जाते हो, लेकिन आपकी गुड्स कब जाता है आपको नहीं पता। आप उधर जाके वो रेलवे की रिसिप्ट दिखाते हो, आपकी गुड्स आपको मिल जाता है। कैसे मिलता है, ये रेलवे की रिसिप्ट के थ्रू। तो ये होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। ऐसे भी डिलीवर होता है गुड्स। देन आता है बिल ऑफ लैडिंग, मतलब उसका ही एग्जाम्पल है, बिल ऑफ लैडिंग के थ्रू भी होता है, डिलीवरी और चालान के थ्रू होता है। ओके, आज का तो इतना तक की, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सेल क्या होता है ना, टिपिकल बार्गेन बिटवीन दी बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बिटवीन टिपिकल बार्गेन हो गया तो दोस्त वो सेल है। देन सेलर को होता है ना हु सेल्स और एग्री टू सेल द गुड्स टू अनदर पर्सन, दैट इज सेल। मैं सेलर हूँ, मैं सेल करूंगा, या तो आज बोल दे रहा हूँ ठीक है मैं तेरे को सेल कर दूंगा कल, तो मैं कौन हूँ, सेलर। जो सामने वाला खरीदेगा वो कौन, बायर। समझा आपको। तो बायर कौन है, हु बाइज मतलब वो व्यक्ति, हु बाइज और एग्री टू बाई, हु बाइज और एग्री टू बाई द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर मीन्स मेरे से बिलोंग करता है, सेलर से, फॉर द कंसिडरेशन। उसके बदले में बायर से मेरे को क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, होता है बायर। देन गुड्स का डेफिनेशन क्या है ना, सेक्शन 27 में, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम या और मनी को छोड़ के जो भी है मूवेबल प्रॉपर्टी है, सारे गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल इट बट इंक्लूड क्या ना, स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ब्रास, थिंग्स अटैच्ड टू बी लैंड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। Forming part of land which are agreed to be served before the sale under the contract of sale। समझे आपको। वो भी इंडिया में गुड्स है, क्या ना, स्टॉक एंड शेयर ये भी गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स ये भी गुड्स है, ग्रास ये भी गुड्स है। ये सारे मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है इनको, क्योंकि अब देखो लकड़ी जो होता है ना, बम्बूज जो होता है ना, टिम्बर वगैरह वो होता है ना, तो वो जमीन के साथ अटैच रहता है। वो भले ही इमूवेबल है, लेकिन आपको लगता है वो इमूवेबल है, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स के अंडर उसको मूवेबल की स्टेटस दिया गया है। समझा। देन आता है नोट के में क्या है ना, अंडर इंग्लिश लॉ क्या बोलते हैं ना, स्टॉक एंड शेयर गुड्स नहीं है, लेकिन शिप बट इट्स इंक्लूड शिप, मतलब शिप को गुड्स बोल दिया इंग्लिश लॉ के तहत, लेकिन स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स नहीं है। इंटेंजिबल गुड्स लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट ये सारे गुड्स है, अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर आ जाता है। देन मनी इंक्लूड करंट, जो करेंटली जो करेंसी होते हैं ना दोस्त, वो हम जो यूज करते हैं पैसा, वो गुड्स नहीं है, लेकिन जो एंटिक करेंसी है पहले जमाने की, वो सारे गुड्स है, वो करोड़ों में बेचते हैं, तो वो गुड्स है, उसके ऊपर टैक्स भी लगाते हैं। समझा आपको। देन आता है एक्शनेबल क्लेम, मींस क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन, द क्लेम व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड बाय एक्शन, सूट फॉर डेट, इंटरेस्ट, एक्यूड ऑन रेंट, ड्यू, ये सारे एक्शनेबल क्लेम है। देन आता है आपका एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या है ना, गुड्स व्हिच आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप जिस टाइम सेल कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, उस टाइम आपके पास गुड्स अवेलेबल है, वो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। देन आता है फ्यूचर गुड्स, ना गुड्स नॉट एग्जिस्टेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो गुड्स आज जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो दोस्त, उस टाइम आपके पास गुड्स नहीं है, वो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जाम्पल मैंगो वाला ना, हम पहले मैंगो लेने के लिए मतलब 100 किलो मैंगो बेचना है, दिसंबर में कोई आ गया तो बोल दिया सर मेरे को 100 किलो मैंगो चाहिए, तो मैंने बोल दिया जब मैंगो की सीजन आएगा तब दे दूंगा, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट अभी हो गया, लेकिन मैंगो मिलेगा जब मैंगो आएगा पेड़ में। देन आता है टाइप्स ऑफ गुड्स, पहला एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जो आपको समझ दिया एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। देन आता है एसर्टेन गुड्स, एसर्टेन गुड्स क्या है ना, गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट, जो गुड्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइम ही गुड्स को आइडेंटिफाइड कर लिया तुमने।
आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्जाम्पल ओएट मेजरमेंट कैलकुलेटिंग प्राइस एक्सेट्रा। जैसे आपको एप्पल लेना है, कितना एप्पल लेना है, 3 एप्पल लेना है, तो आपने बोल दिया सर मेरे को 3 एप्पल चाहिए, 150 किलो करके एप्पल का रेट है, मेरे को 3 एप्पल चाहिए, तो ये असर्टेन गुड्स दिन आते हैं एन असर्टेन गुड्स। एन असर्टेन अनअसर्टेन मतलब जो गुड्स असर्टेन नहीं है वो अनअसर्टेन है, मतलब गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड ओनली बाय द डिस्क्रिप्शन और सैंपल। जो गुड्स आइडेंटिफाई किया जाता है कैसे ना, आइडेंटिफाइड बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देखी या तो सैंपल देखिए, बट नॉट आइडेंटिफाइड एंड एग्री अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझा, वो होता है अनअसर्टेन गुड्स। एग्जांपल क्या था ना, एप्पल दिया, एप्पल है, अब मार्केट में गए, बोला सर मेरे को एप्पल चाहिए, कितने का क्या है, एप्पल सेलर बोला ये है 150 रुपये किलो है, ये वाला 200 रुपये किलो, ये वाला 300 रुपये किलो। तो आपको एक एक करके ले लिया, टेस्ट करके देखे, जो अच्छा लगा वो वाला एप्पल ले लिया आपने। वो होता है अनअसर्टेन गुड्स। आपने वहाँ पे टेस्ट करके डिस्क्रिप्शन लेके सैंपल लेके गुड्स को चूज किया। देन आता है स्पेसिफिक गुड्स ना, गुड्स व्हिच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। समझा आपको। देन आता है फीचर गुड्स ना, गुड्स व्हिच आर नॉट इन ascertain, which are not in existence at the time of contract of sale but will be manufactured or produced or acquired after the contract of sale is entered into। future goods मतलब वही मैंगो वाला दोस्त, मैंगो का जो मैंने दिया ना एग्जांपल, वो फ्यूचर गुड्स है। आज आपके पास नहीं है फ्यूचर में, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया आज, लेकिन आपको गुड्स का मिलेगा फ्यूचर में, आप उसका गुड्स का डिलीवर कर दोगे। देन आता है कंटिंजेंट गुड्स ना, when acquisition of goods depend upon happening of the future uncertain event। goods किसके ऊपर ना, future uncertain events के ऊपर डिपेंड है, वो होता है कंटिंजेंट गुड्स। such goods are known as contingent goods। uncertain event एग्जांपल क्या था, ये फिशरमैन का, आम का भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंगोज का जो अभी दिया ऊपर वाला, उसमें वो भी उसको भी माना सकते हो। इधर मैंने दिया एक फिशरमैन का ना, जो मछली पकड़ते हैं, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सर मेरे को एक दिन में 20 मछली चाहिए, लेकिन अगर फिशरमैन मछली पकड़ेगा, कैचेस करेगा, तो ही आपको फिश मिलेगा। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है ना, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर। ये होता है कंटिंजेंट गुड्स ना। कंटिंजेंट गुड्स क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ गुड्स, इट्स ए पार्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स, मतलब इट्स नॉट ए टाइप ऑफ गुड्स, ये इट्स ए पार्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स, ये फ्यूचर गुड्स का एक पार्ट है। देन गुड्स इन deliverable state। deliverable state means now when goods are in such condition that the buyer would be bound to take delivery of the goods। goods वैसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में buyer wants to delivery to take the goods, मतलब buyer would be bound to take the delivery of the goods। जिस स्टेट में है buyer उसकी डिलीवरी लेने वाला है, उसको बोलते हैं deliverable state। एग्जाम्पल क्या था इसमें, वो मैंने अमेज़न वाला भी बोला था, ये once ascertain apple packed the buyer is bound to take। अगर एक बार एप्पल पैक्ड हो गया तो डिलीवरेबल स्टेट में आ गया। समझा आपको। आगे जाकर हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले ये सब, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत केसेस भी देखेंगे इसके ऊपर। देन आता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये होता है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। डिलीवरी कर लिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, उसके बाद डिलीवरी होगा गुड्स की। मैंने गुड्स खरीद लिया, मैंने कोई टीवी खरीद लिया टीवी के शोरूम से, उसका डिलीवरी भी होना, अब वो डिलीवरी कर देंगे मेरे को, बोलता है डिलीवरी ऑफ गुड्स। वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन मतलब गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर होगा सेलर टू बायर। देन आता है फॉर्म्स ऑफ डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी है तो फिजिकल, एक्चुअल डिलीवरी को फिजिकल डिलीवरी बोलते हैं। व्हेन गुड्स आर फिजिकली ट्रांसफर्ड टू बायर, ये होता है फिजिकल डिलीवरी, फिजिकली आपके सामने हो जाता है। देन होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, या तो उसको डिम डिलीवरी बोलते हैं ना, गुड्स इन व्हिच द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे एक्स और वाई के बीच में कार लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन एक्स ने वाई को सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, गुड्स किधर है, वेयर हाउस में है, किसके वेयर हाउस में, जेड के वेयर हाउस में, तो जेड ने वाई को गुड्स डिलीवर कर दिया, पोजीशन डिलीवर कर दिया। ये होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। देन आता है सिंबॉलिक डिलीवरी।
सिंबॉलिक डिलीवरी मीन्स अब जब कार खरीदने के लिए जाते हो आपको इतना बड़ा चाबी देता है और लेके आप फोटो भी खींचते हो दांत निकल कैसे, तो वो होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। आपको डिलीवरी कार की चाबी से हो गया, चाबी मिल गया मतलब कार आपकी है, डिलीवरी कर दी आपको। अब आप चला के लेके जाओ, उठा के लेके जाओ, हेलीकॉप्टर से लेके जाओ, आपकी मर्जी, समझा? ये होता है सिंबॉलिक डिलीवरी। देन आता है सिंबॉलिक डिलीवरी ऐसे भी होता है कि जैसे रेलवे रिसिप्ट से अभी बोला है मैंने, रेलवे रिसिप्ट से ऐसा गुड्स भेज दिया, आपको गुड्स भेजना है कोलकाता में, तो स्टेशन में लेके आते हो, आप बोल देते हो सर ये गुड्स भेजना है मेरे को कोलकाता, तो आपको एक रिसिप्ट मिल जाता है गुड्स का। आप रिसिप्ट वहाँ पे रिसिप्ट दिखाते हो कोलकाता में आके, तो आपको गुड्स मिल जाता है। ये होता है रेलवे रिसिप्ट का मतलब डॉक्यूमेंट टाइटल ऑफ गुड्स, ऐसे भी डिलीवरी होता है। देन होता है बिल ऑफ लैडिंग, इससे भी होता है, और डिलीवरी चार्ज इससे भी होता है, तो आपको समझिए। तो दोस्त थैंक यू, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।